फिल्म की शुरुआत जनवरी 1993 मुंबई के गोवंडी से होती है, जहां पर हमारे फिल्म का हीरो शाहिद आजमी अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसके परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई आरिफ और उसके 2 छोटे भाई होते हैं। एक दिन शाम को शाहिद देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ हलचल चल रही है, जिसे देखने वो बाहर जाता है तो अचानक से वहाँ दंगा शुरू हो जाता है। ये एक सांप्रदायिक दंगा होता है। इन दंगों में शाहिद खुद को बचाते बचाते वापस अपने घर आता है और वो ये दंगे देखकर बहुत डर गया था और इसका शाहिद के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ गया था। कुछ दिनों बाद शाहिद कश्मीर जाके एक टेरर ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करता है। कैंप में थोड़े दिन बिताने के बाद वो वहाँ देखता है कि वहाँ का लीडर एक आदमी को बड़े ही बेरहमी से मार रहा है और ये देखकर शाहिद वहाँ से भागकर अपने घर मुंबई आ जाता है और वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। लेकिन 6 महीने बाद यानी जनवरी 1994 को शाहिद को टाडा एक्ट के तहत पुलिस पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि शाहिद टेरर कैंप में जाके आया है। दरअसल 1994 वो टाइम था जब मुंबई में आए दिन दंगे हुआ करते थे। यहाँ शाहिद को न्यू दिल्ली के लोधी पुलिस स्टेशन में लाकर बहुत टॉर्चर किया जा रहा था और उसे कुछ टेररिस्ट के फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन शाहिद को उन टेररिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ उसका भाई आरिफ 2 हफ्तों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था शाहिद की बेल करवाने के लिए, लेकिन उसे तो शाहिद को मिलने तक नहीं दिया जाता। बेल तो दूर की बात है, शाहिद को टॉर्चर करके फोर्स किया जाता है कि वो अपना गुनाह कबूल करे और मजबूरी में शाहिद अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद शाहिद को न्यू दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ जेल में शाहिद की मुलाकात उमर शेख से होती है, जो कि अच्छा आदमी नहीं है। वो शाहिद का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ जेल से भागने के लिए कहता है। एक दिन शाहिद का भाई आरिफ उसे जेल में मिलने के लिए आता है, तो शाहिद उसे यहाँ वापस मत आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वहाँ जेल में शाहिद की मुलाकात गुलाम नबी वार से होती है। वो शाहिद को उमर से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उमर के पूरे इरादों के बारे में पता था। साथ ही वो शाहिद को आगे की पढ़ाई यानी अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए इंस्पायर करता है और इसके लिए पैसों से भी मदद करता है। दरअसल गुलाम के पिता का कश्मीर में कारपेट का बड़ा कारखाना था, लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें आतंकवादियों को पैसे देने पड़ते थे और एक दिन उन्होंने जिसे पैसे दिए थे उन्हीं लोगों ने गुलाम को फंसा दिया और वो इसी की सजा काट रहा था। आगे जाकर गुलाम कश्मीर में गरीब बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कोचिंग शुरू करवाने वाला था, जिसमें गुलाम की मदद वहाँ पे सजा काट रहे एक और कैदी डॉक्टर सक्सेना भी करने वाले थे, जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे। तो शाहिद इस प्रोफेसर की मदद से जेल में ही रह के अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करता है और थोड़े सालों बाद गुलाम अली को जेल से रिहा कर दिया जाता है और फरवरी 2000 को यानी 6 साल बाद शाहिद को भी दोष मुक्त करार कर दिया जाता है। शाहिद को शक के बिना पर पकड़ा गया था और इसकी सारी लीगल इंक्वायरीज होने के बाद ये पता चल गया था कि शाहिद ने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए शाहिद को जेल से बरी कर दिया जाता है। जेल से छुट्टी के बाद शाहिद अपने भाई के साथ अपने नए घर आता है। अब उसकी फैमिली पुराने घर को छोड़ के इस नए घर में शिफ्ट हो गई थी। अब शाहिद को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। शाहिद अब जॉब के साथ साथ अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी करता है, जिसके बाद यानी अक्टूबर 2002 में शाहिद को एक लॉ फर्म में काम मिलता है, जिसमें उसकी सैलरी 1200 थी। अब अपने लॉ फर्म की तरफ से शाहिद मरियम नाम की एक क्लाइंट के घर जाता है, उसे ये बताने के लिए कि अगले हफ्ते उसकी कोर्ट में हियरिंग है और वो फीस जमा करवा दे, लेकिन मरियम उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि वो फीस अरेंज नहीं कर पाई थी। आगे इस फर्म का ओनर लॉयर मकबूल मेरन शाहिद को एक क्रिमिनल केस देता है, जिसमें सारे सबूत उस क्लाइंट के खिलाफ ही थे और क्लाइंट से मिलने के बाद शाहिद को पता चलता है कि एक्चुअल क्राइम भी क्लाइंट ने ही किया है, लेकिन मकबूल चाहता है कि शाहिद उस क्लाइंट को नॉन गिल्टी प्रूव करे। लेकिन ये बात शाहिद को अच्छी नहीं लगती कि वो किसी क्रिमिनल के फेवर में सबूतों को तोड़ मरोड़ के उसे निर्दोष साबित करे और वो अपने बॉस से ये केस लेने के लिए मना कर देता है। ये सुन के उसका बॉस गुस्से से उसे जॉब से ही निकाल देता है। इसके बाद शाहिद खुद इंडिपेंडेंट लॉयर बनकर केस लड़ता है, जिसमें लाइसेंस और ऑफिस बनाने के लिए उसका भाई आरिफ उसकी फाइनेंशियली हेल्प करता है। आगे शाहिद मरियम को फोन करता है, वही जो मकबूल की क्लाइंट थी और फीस अरेंज नहीं कर पाई थी। वो मरियम को कहता है कि उसने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी है और वो मरियम के केस के लिए उसे अपने ऑफिस बुलाता है। नवंबर 2004 के दौरान शाहिद को जहीर शेख नाम के एक आदमी का केस मिलता है, जिसको घाटकोपर बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल होने के शक पे गिरफ्तार किया गया था। जहीर से बात करने के बाद शाहिद इस केस को लड़ने के लिए मान जाता है। आज जहीर के केस की हियरिंग है। यहाँ पर केस की डिटेल्स ये है कि जहीर ने अपने बचपन के दोस्त को अपना लैपटॉप दिया था, बिना ये सोचे कि उसके दोस्त के इरादे ठीक नहीं है। दरअसल उस लैपटॉप में मुंबई के मैप्स, गुजरात दंगों के वीडियोस और जिहाद की बातें होती है। अब शाहिद को ये प्रूफ करना है कि भले ही लैपटॉप जहीर का हो, लेकिन उस लैपटॉप में जो गलत या इनलीगल काम हुए हैं वो जहीर के दोस्त ने किए हैं, ना कि जहीर ने। उसकी गलती ये
ये थी कि उसने बिना सोचे अपने दोस्त को अपना लैपटॉप दे दिया। अब कोर्ट की हियरिंग में आज सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और शाहिद ने जो जहीर की बेल की रिक्वेस्ट की थी वो भी खारिज की जाती है और जज पुलिस को जहीर का केस जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। दरअसल जहीर पिछले 1.5 साल से जेल में ही है। पुलिस को अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती जहीर जेल में ही रहेगा। वो सिर्फ एक गलत आदमी को लैपटॉप देने की सजा काट रहा था। इसी के साथ शाहिद मरियम को प्रॉपर्टी केस भी लड़ रहा था। वो मरियम को भरोसा दिलाता है कि उसके केस का 3 महीनों में जजमेंट आ जाएगा जो उसके फेवर में होगा और इसी दौरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़े दिनों बाद शाहिद को उसके ऑफिस में धमकी भरा कॉल आता है जिसमें उसे जहीर का केस छोड़ने के लिए कहा जाता है, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन शाहिद को इन धमकी भरे कॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कॉल वाली बात मरियम को बताता है। आगे जहीर के केस की दूसरी हियरिंग थी। इस दिन पे प्रोसिक्यूटर लॉयर अपने केस की इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करता है जो कि पूरी नहीं हुई है और शाहिद की बेल की रिक्वेस्ट फिर से खारिज की जाती है। शाहिद जज को समझाता है कि प्रोसिक्यूशन के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और अगर इस एक्ट के अंदर पुलिस ने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया है तो उसकी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी को जेल में डाल देंगे और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद यानी अगर 10-15 साल बाद नॉन गिल्टी करार करके छोड़ भी दिया गया तो उसके 10-15 साल तो वापस नहीं आएंगे। जस्टिस का डिले होना भी इनजस्टिस है। लेकिन जज शाहिद की एक भी बात नहीं मानता और उसे नेक्स्ट डेट दे देता है। अब तक कुल मिलाकर 9 बार जहीर की बेल खारिज हो चुकी है। शाहिद जहीर को दिलासा देता है कि वक्त लगेगा पर हो जाएगा। अगले हियरिंग में शाहिद जहीर के केस के हित में एक सबूत पेश करता है जिसे कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद शाहिद मरियम से मिलता है और वो मरियम का प्रॉपर्टी केस जीत चुका है। दरअसल मरियम अपने इस प्रॉपर्टी केस के लिए कई वकीलों के चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन उसका प्रॉपर्टी का केस शाहिद से ही हल हुआ। और ऐसे ही बातों बातों में शाहिद मरियम से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुन के मरियम उसे गुस्से से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक डिवोर्सी हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। लेकिन शाहिद उसे कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं और आगे वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद शाहिद के घर पे ये बात पता चलती है कि वो किसी लड़के के साथ बीच पर घूमता है और इसी वजह से शाहिद को अपनी शादी की बात अपनी फैमिली को बतानी पड़ती है। कुछ देर गुस्सा करने के बाद शाहिद की माँ उसे अपनी बीवी को मिलवाने के लिए कहती है तो शाहिद भी मरियम को बुरखा ला के देता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो यही पहन के उसकी माँ से मिलने के लिए चले। तो मरियम भी शाहिद की बात मान के उसकी माँ को मिलने के लिए पहुँचती है। शाहिद की माँ मरियम को कहती है कि वो बड़े घर का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन मरियम उनसे कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, शाहिद उसके साथ उसके घर पर ही रहेगा। ये सुन के शाहिद की फैमिली थोड़ी नाराज होती है। कुछ दिनों बाद शाहिद अपने भाई आरिफ से मिलता है जो उससे नाराज था क्योंकि वो मरियम के लिए अपनी फैमिली को छोड़ रहा है और शुरू से आरिफ ने ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और अब जब उसे शाहिद के सपोर्ट की जरूरत थी तो वो फैमिली से अलग होने की बात कर रहा है। अगले दिन जहीर के केस की हियरिंग होती है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक जहीर को अभी भी जेल में ही रखा जाए क्योंकि अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। आखिरकार ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये सुन के डिफेंस में शाहिद कहता है कि जहीर पिछले 2.5 साल से जेल में है, 10 बार एक ही बेल रिजेक्ट हो चुकी है और इस दौरान पुलिस जहीर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाई और बिना कुछ साबित हुए ही पूरी दुनिया ने जहीर को टेररिस्ट मान लिया है। जहीर के पिता से उनकी 30 साल की नौकरी भी सिर्फ इसीलिए छीन ली गई है क्योंकि इनके बेटे जहीर को सिर्फ शक के आधार पर पुलिस ने टेररिस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया है। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिना एविडेंस के 10 साल तक चलती रही तो जहीर के 10 सालों तक जेल में रहेगा और अगर उसके बाद वो बाहर भी आ गया तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसे कौन नौकरी देगा? वो सारी जिंदगी टेररिस्ट के नाम से ही जाना जाएगा और ऐसे ही घूमता रहेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद शाहिद कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाए। अब दोनों साइड्स की बात सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाता है कि पिछले 2.5 सालों में पुलिस को जहीर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और इसी आधार पर कोर्ट उसे बाइज्जत बरी करती है, जिसे सुनकर जहीर शाहिद को खुशी से गले लगाता है और बाहर आने के बाद मीडिया भी उनका इंटरव्यू लेती है और शाहिद के मोहल्ले में जश्न मनाया जाता है। अब जहीर के केस को जीतने के बाद शाहिद ऐसे ही केसेस के लिए फेमस हो जाता है। उन दिनों मुंबई में बहुत सारे टेरर अटैक होते थे, जैसे कि 2003 में हुआ गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट, 2006 में हुआ मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। ऐसे में पुलिस कई लोगों को शक के बिना पर अरेस्ट करती थी। इनमें कई बेकसूर लोग भी अरेस्ट हो जाते थे और इन्हीं लोगों के ज्यादातर केसेस शाहिद को मिलने लगे थे। एट द सेम टाइम शाहिद अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो मरियम और अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। इसी तरह से जब 2008 में मुंबई में ताज होटल पे टेरर अटैक होता है तो शाहिद को फरवरी 2009 के दौरान फहीम खान का केस मिलता है, जिसे इस अटैक में शामिल होने के शक पर गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों में फहीम की पहली हियरिंग होती है जिसमें प्रोसिक्यूटर लॉयर की ये दलील होती
बताती है कि 26/11 के टेरर अटैक में टेररिस्टों को मुंबई की लोकेशन फहीम खान ने बताई थी, क्योंकि जिस दिन फहीम खान को गिरफ्तार किया गया था उस दिन उनके पास से मुंबई के मैप मिले थे। अब इसके डिफेंस में शाहिद बोलता है कि फहीम के पास मैप मिलने से ये नहीं साबित होता कि फहीम खान ने टेररिस्टों को मुंबई की लोकेशन बताई है, और अब तक पुलिस को फहीम के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं मिला है जिससे उस पर लगे इल्जाम साबित हो। इसके बाद प्रोसिक्यूटर एक गवाह को पेश करती है जिसका नाम है स्वप्निल माजगांवकर, जो मुंबई के जोगेश्वरी में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता है और इसी इंस्टीट्यूट में फहीम भी पढ़ता था। जज उस इंस्टीट्यूट से फहीम की हैंडराइटिंग की सैंपल मंगाती है और उस दिन की हियरिंग खत्म की जाती है। एक दिन एक रिपोर्टर शाहिद के ऑफिस आती है उसका इंटरव्यू लेने। रिपोर्टर के सवाल थे कि शाहिद टेररिस्ट के ही केसेस क्यों लड़ता है और क्या ऐसे केसेस लड़के वो लाइमलाइट में रहना चाहता है, और ये सवाल सुनकर शाहिद उस रिपोर्टर को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन फहीम के केस की हियरिंग होती है जिसमें एक विटनेस को पेश किया जाता है जो फहीम के साथ दुबई में काम करता था। प्रोसिक्यूटर अब विटनेस से कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि फहीम दुबई में किस तरह के लोगों से मिलता था और उसने फहीम को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था। तो वो विटनेस कहता है कि फहीम दुबई में अजीब अजीब लोगों से मिलता था और वो लोग अरबी भाषा में बात करते थे और मैं वो भाषा नहीं जानता था, और मैंने फहीम को आखिरी बार नेपाल में देखा था। प्रोसिक्यूटर के कहने पर वो आगे कहता है कि मैं नेपाल को अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने गया था और मैं जिस होटल में ठहरा था मैंने वहीं पर ही फहीम को देखा, जहाँ पर मुझे देखने के बाद पहले तो मुझे उसने इग्नोर किया, लेकिन 3-4 दिनों के बाद वो मेरे होटल के रूम में आया था। तब वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और साथ ही उसको किसी के लगातार कॉल्स आ रहे थे और उसके पास के पेपर सब गिरे तो मैंने उसमें मुंबई का मैप देखा था। मतलब वो विटनेस ये बताना चाह रहा था कि फहीम का टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट में था। इसके बाद शाहिद उस विटनेस को कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि वो नेपाल में कैसे गया था, तो वो विटनेस कहता है कि वो ट्रेन से गया था। शाहिद उसे आगे पूछता है कि उस ट्रेन का नाम क्या था और वो कौन से दिन नेपाल गया था और नेपाल की करेंसी क्या है और वो किस होटल में ठहरा था, उस होटल का नाम क्या था, लेकिन वो विटनेस इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब शाहिद जज को बताता है कि इस विटनेस को ट्रेन का नाम नहीं पता, कब गया था ये याद नहीं, नेपाल की करेंसी पता नहीं और वो किस होटल में ठहरा था ये भी नहीं पता, बस इसको ये याद है कि फहीम के पास मुंबई की लोकेशन का मैप था। इस विटनेस से अभी जो फहीम के बारे में बताया वो सब झूठ है, ये कभी नेपाल गया ही नहीं, ना ही कभी फहीम से मिला, ये झूठ बोल रहा है, हम इस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। और उस दिन की हियरिंग यही खत्म हो जाती है और जब शाहिद कोर्ट से बाहर जा ही रहा होता है तभी कुछ लोग आके शाहिद के मुंह के ऊपर कालिक पोत के चले जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शाहिद देश के दुश्मनों का साथ दे रहा था। कुछ लोग तो शाहिद को धमकाने उसके माँ के घर भी जा पहुँचते हैं और उसकी माँ शाहिद को ये फोन पर भी बताती है और ये सब मरियम भी सुन लेती है। तो शाहिद उसे कहता है कि उसे धमकाया जा रहा है ताकि वो ये केस छोड़ दे, तो मरियम उसे कहती है कि वो ये केस छोड़ दे, लेकिन शाहिद उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो ये केस नहीं छोड़ सकता। ऐसे में इनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और मरियम शाहिद का घर छोड़ के चली जाती है। अगले हियरिंग में शाहिद कोर्ट में कुछ एविडेंस पेश करता है जिसे लेकर फहीम को गिरफ्तार किया गया। एक डेड टेररिस्ट का ट्राउजर जो कि एक डार्क ग्रीन कलर का था, लेकिन पुलिस के पास से ब्लैक कलर का मिला है, और वो मैप जो प्रोसिक्यूटर के हिसाब से फहीम खान ने टेररिस्ट को दिया था वो बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मैप 3 दिनों तक टेररिस्ट की पॉकेट में था और इस पर खून का एक थप्पा तक नहीं। शाहिद जज को बताता है कि ये सारे सबूत जो फहीम के खिलाफ है ये सब प्लांटेड है, कोई फहीम को फंसाना चाह रहा है, और उस दिन की हियरिंग खत्म की जाती है। यहाँ न्यूज़पेपर में शाहिद के खिलाफ बहुत आर्टिकल्स छपने लगे थे जिससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। शाहिद एक दिन अपनी माँ और भाई के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसे ऑफिस से फोन आता है कि उसे कोई मिलने आया है, तो शाहिद वहाँ चला जाता है। जब वो ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ 2-3 लोग होते हैं। वो उन लोगों को अपने कैबिन में लेके जाता है और वो लोग शाहिद को गोली मार देते हैं। आगे फहीम के केस की लास्ट हियरिंग होती है जिसमें शाहिद शामिल नहीं हो पाता। यहाँ उसका फ्रेंड उसकी तरफ से केस प्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पर फहीम के खिलाफ कोई भी एविडेंस ना होने पर कोर्ट उसे 3 महीनों के बाद बाइज्जत बरी कर देती है। दोस्तों, ये मूवी एक रियल लाइफ लॉयर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शाहिद आजमी की बायोग्राफिकल मूवी है, जिनकी 2010 में मुंबई में हत्या कर दी गई थी। इस फिल्म में शाहिद आजमी का कैरेक्टर राजकुमार राव ने निभाया है और उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।